हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फोर्थ सेमेस्टर जियोग्राफी। आपका फर्स्ट पेपर है जिसको आप बोलते हैं एग्रीकल्चर जियोग्राफी यानी कृषि भूगोल। और यह जरूरी नहीं है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर जियोग्राफी को फोर्थ सेमेस्टर में ही रखा गया है। कहने का तात्पर्य है कि चाहे आप भैया बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में चाहे जिस भी सेमेस्टर में रहें आप, चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से रहें, अगर आपके सिलेबस में एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है हमारा। दीर्घोत्तरी प्रश्न है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फसल चक्र किसे कहते हैं तथा इसके लाभ और इसके सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ठीक है ना, चलते हैं आगे बढ़ते हैं देरी न करते हुए। भैया देख लेते हैं फसल चक्र क्या है। क्या है फसल चक्र? तो देखिए लिखा गया है किसी निश्चित क्षेत्रफल पर, किसी निश्चित क्षेत्रफल पर एक निश्चित अवधि के लिए भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए, ठीक है ना, भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए फसलों का अदला बदली कर उगाने की प्रक्रिया को फसल चक्र कहा जाता है। बस इतना याद रखिए, किसी एक निश्चित भूमि क्षेत्र पर, किसी एक निश्चित क्षेत्रफल पर फसलों की अदला बदली करके फसलों को उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है भैया? फसल चक्र कहा जाता है। इससे क्या होता है कि भूमि की उर्वरता शक्ति जो है बरकरार रहती है। ठीक है ना, जैसे कुछ परती पर आधारित कुल फसल चक्र जो है आपको दिए गए हैं। सबसे पहले आप परती छोड़ते हैं, उसके बाद आप गेहूं बोते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या, फिर परती रहता है, फिर आलू बोते हैं, फिर परती रहता है, फिर सरसों या फिर धान, फिर परती। इस तरीके से आपका जो है खेती होती रहती है। मतलब फसलों का अदला बदली करके, अदल बदल कर उगाने की प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है? फसल चक्र बोला जाता है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, अगला क्या है? फसल चक्र के लाभ। ठीक है ना, जो फसल चक्र है इससे क्या क्या लाभ होते हैं इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आप लोग का एग्जाम जो है 22 तारीख से शुरू होने वाला है, 22 जून से। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, जब तक पूरा नहीं देखेंगे चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। आप लोग थोड़ा सा देखते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं ना, इस तरीके से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे चीज़ें आपको क्लियर नहीं होने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा गया है कि किसी खेत में लगातार एक ही फसल उगाने के कारण ना कम उपज प्राप्त होती है तथा भूमि की उर्वरता भी जो होती है वो खराब होती है, जिससे क्या होता है भैया? बचाव होता है। ध्यान देना, अब कोई एक खेत है उसमें लगातार एक ही फसल उगाते रहिए तो उस प्रकार के जो होता है, जो भूमि की उर्वरता शक्ति होती है वो भैया नष्ट हो जाती है। ठीक है ना, तो फसल चक्र से क्या होता है? उससे उसका क्या होता है? बचाव होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, फसल चक्र से मृदा उर्वरता बढ़ती है तथा और भूमि में जो कार्बन नाइट्रोजन के अनुपात में जो होती है भैया वृद्धि होती है। यानी फसल चक्र से क्या होता है? फसलों का अदला बदली करके उगाने से क्या होता है? भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ती है और उसमें कार्बन और नाइट्रोजन का जो अनुपात होता है उसमें वृद्धि होती है, प्रॉपर तरीके से वो बना रहता है। ठीक है ना, अगला पॉइंट क्या है कि भूमि के पीएच, भूमि की जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच मान जो होता है उसमें तथा क्षारीयता में भी क्या होता है? सुधार होता है। ध्यान देना, भूमि का एक पीएच मान होता है, अगर उससे कम ज्यादा होता है तो दिक्कत भी आपकी हो सकती है। ठीक है ना, तो चीज याद रखिएगा। आगे क्या है? रासायनिक इनपुट के बिना, क्या है? रासायनिक इनपुट के बिना मिट्टी में पोषक तत्वों की वापसी में मदद मिलती है। ध्यान देना, रासायनिक इनपुट का मतलब ये है खाद्य वगैरह, ठीक है ना, जो आपका खाद्य वगैरह होता है जो रासायनिक चीजों से बने होते हैं, उनको छोड़े बिना क्या होता है? मिट्टी में पोषक तत्वों की वापसी में मदद मिलती है। इससे क्या होता है? मिट्टी के पोषक तत्व भैया पुनः से लौट आते हैं। ठीक है, आगे, कीटों और रोगों की एकाग्रता को सीमित करता है। भैया जो कीट पतंगे लगते हैं, जो रोग होता है उसमें भी जो है मतलब आपको बचाव मिलता है। ठीक है ना, इससे किसे? फसल चक्र से। खरपतवार मुक्त खेती में भी मदद मिलती है। फसल चक्र से क्या होता है? खरपतवार भी बहुत कम आपके खेत में देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, आगे क्या कह रहा है
कि विभिन्न फसलों की जड़ संरचनाओं से जो है बायोमास बढ़ता है। जो आपका विभिन्न अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं उनकी जड़ संरचना से जो होता है बायोमास आपका बढ़ता है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, मिट्टी का क्षरण जो होता है भैया वो कम होता है और मृदा संरचना में जो होता है सुधार होता है। ये भी आपका बेनिफिट है यानी लाभ है इसका फसल चक्र का, ठीक है ना। आगे क्या है, कुछ फसल पौधों द्वारा जो है स्रावित जहरीले रसायनों या पदार्थों के संचय को रोकता है। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनके द्वारा जिनकी जड़ों से जो होता है जहरीले रसायन निकलते हैं, ठीक है ना। तो फसलों का जब अदला बदली होता रहता है इससे भी जो होता है आपको बचाव मिलता है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं उसके सिद्धांतों के बारे में वार्तालाप कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो, फसल चक्र के सिद्धांत क्या होते हैं भैया, कैसे कैसे फसलों को उगाया जाता है, कुछ रूल और रेगुलेशन होंगे उसके ना, वही है आपके सिद्धांत। तो देखिए लिखा गया है कि फसल चक्र के निर्धारण में कुछ मूलभूत सिद्धांतों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। भैया जो आपका फसल चक्र होता है उसके निर्धारण में कुछ मूलभूत सिद्धांत है जिनको ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कौन कौन से हैं, लिखा गया है। पहला क्या है, अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद चाहने वाली फसलों का उत्पादन करना चाहिए। मान लीजिए कोई फसल है जिसमें ज्यादा आपका खाद लगता है, उसके बाद आपको ऐसी फसल बोना चाहिए जिसमें कम खाद लगे, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि आपका भैया अधिक पानी चाहने वाली फसल के बाद कम पानी चाहने वाली फसल को उगाना चाहिए। भैया मान लीजिए कोई फसल है जैसे आपका धान वगैरह हो गया, गेहूं वगैरह हो गया, इसमें काफी ज्यादा पानी लगता है। इसके बाद आपका कम पानी वाले जो है फसल को उगाना चाहिए। जैसे आपका सरसों हो गया ना, अरहर हो गई और आपका मसूर हो गया, इन सबको उगाना चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, तीसरा, कि अधिक निराई गुड़ाई चाहने वाले फसल के बाद कम निराई गुड़ाई वाले फसल की बुआई करना चाहिए। मतलब ऐसी फसलें जो होती हैं जिनमें अधिक निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है उनके बाद ऐसी फसलों को बोना चाहिए जिनमें कम भैया निराई गुड़ाई की आवश्यकता हो, ठीक है ना। आगे, धान्य फसलों के बाद दलहन फसलों का उत्पादन किया जाना चाहिए। ये जो धान्य फसलें होती हैं उनके बाद जैसे गेहूं और चावल हो गया, उनके बाद जो दलहनी फसलें होती है जैसे मटर, चना, उड़द ना, इन सबको उगाया जाना चाहिए, ठीक है। आगे क्या है, अधिक मात्रा में पोषक तत्व शोषण करने वाली फसल के बाद, ठीक है ना, खेत को पड़ते रखना चाहिए। क्या होता है कि भैया ऐसी फसलें जिसमें जो है अधिक पोषक तत्वों का शोषण होता है, जिनको अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उनके बाद खेत को पड़ती छोड़ देना चाहिए ताकि पुनः से पोषक तत्व जो है आ सके, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है, एक ही नाशी जीवों से प्रभावित होने वाली फसलों के बाद फसलों को लगातार नहीं उगाना चाहिए। मान लीजिए कोई एक फसल है जो कि किसी एक पर्टिकुलर जीव के द्वारा बार बार नाश की जाती है, उसको खाई जाती है, नष्ट किया जाता है, वही फसलें बार बार आपको नहीं उगानी चाहिए, ठीक है ना। अगला क्या है, फसलों का समावेश स्थानीय बाजार की मांग के अनुरूप रखना चाहिए। मान लीजिए जो ऐसी फसलों को उगाया जाना चाहिए जो स्थानीय बाजार की मांग में हो, जहां पर स्थानीय बाजार मतलब जहां पर जिन फसलों का जो मांग ज्यादा हो उसको उगाना चाहिए, ठीक है ना। आगे क्या है कि फसलों का समावेश जलवायु तथा किसान की आर्थिक क्षमता के अनुरूप करना चाहिए। जो फसलें होती हैं उनका समावेश जो है आपका जो किसान है उसकी आर्थिक क्षमता के अनुसार और जलवायु के अनुसार करना चाहिए, ठीक है ना, ताकि आपका किसान की आर्थिक क्षमता भी उसको समर्थन दे सके और जलवायु भी उसके अनुकूल होनी चाहिए। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया है। अगर इतना क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में।